अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद अवर स्पेशल सीरीज ऑफ ईटा इंजीनियरिंग एमसीक्यूज टेस्ट 2024। तो इस सीरीज़ में हम काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज सीखने वाले हैं फॉर ईटा एंड साथ में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप इस एमसीक्यूज के लिए तैयारी कर सकते हैं फॉर इंजीनियरिंग ओनली, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास जो है वो क्या क्या एमसीक्यूज होंगे, कितने कितने एमसीक्यूज होंगे, टाइम कितना होगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो वाली वीडियो देखने के बाद होप कि अब आप इस वीडियो पर आ चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा फर्स्ट फॉर द बिगनिंग MCQs फॉर ईटा इंजीनियरिंग 2024। बिगनिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग 7 जुलाई तक जो है 6 जुलाई तक हम जो है प्रिपरेशंस करेंगे ईटा के लिए। तो बीच बीच में हम लोग मॉक टेस्ट रखेंगे जिसमें आपको मैं जो है MCQs दूंगी फॉर सॉल्विंग एंड फॉर टेस्टिंग योर ओन नॉलेज कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो हर वीक में एक दिन जो है ऐसा होगा जिस दिन हम लोग मॉक टेस्ट रखेंगे, ठीक है। तो होप के सब जो है मेरे साथ इस सीरीज़ में एंड तक रहें एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। एंड फर्स्टली मैं सबसे पहले ऑल द बेस्ट सबको बोल दूं कि ईटे के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। होप के सब पास हों जिन जिन ने मेहनत की है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि हमारे पास कितने होंगे। हमारे पास फिजिक्स के जो हैं वो 40 MCQs होंगे, ठीक है। 40 MCQs फिजिक्स के होंगे। साथ ही हमारे पास मैथ्स के जो होंगे, मैथमेटिक्स के MCQs होंगे 35 एंड इंग्लिश के जो है वो हमारे पास होंगे 15 MCQs एंड द रिमेनिंग 10 MCQs विल बी फॉर द केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर, ठीक है। उनके लिए 10 MCQs होंगे। तो ये जो है पूरे के पूरे हमारे पास 100 MCQs हैं फॉर 200 क्वेश्चंस। Each MCQs contain 2 marks and of course the negative marking is also available। तो अच्छी नहीं है खैर, लेकिन हाँ हम उम्मीद करेंगे कि हमारी और हम जो है वो कोशिश भी करेंगे कि हमारी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ना हो। मैं हमारी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सारे स्टूडेंट्स मेरे हैं और उनके मार्क्स मेरे मार्क्स, ठीक है। उनके पास मेरा पास, उनका फेल मेरा फेल। तो जाहिर सी बात है हमारा MCQs गलत नहीं हो सकता। हमने बहुत ध्यान से MCQs करने हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का सेक्शन। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 सेक्शंस हैं, ठीक है। तो फिजिक्स का सेक्शन सबसे बड़ा होगा, देन 35 एंड 15 दोनों एक सेक्शन में, ये वाला एक सेक्शन में, ये वाला एक सेक्शन में, ठीक है। तो हम 3 से 4 MCQs इसके बनाएंगे एंड होप कि आप सब मेरे साथ इस पूरी जर्नी में रहेंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज दैट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री। मैथ्स को अगर मिस्ट्री नहीं रहना तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हम आ गए हैं अपने फर्स्ट सेक्शन में फॉर फिजिक्स सेक्शन जिसमें हमारे पास जो है वो 40 MCQs होंगे, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो बिगिनिंग है, तो इसीलिए हम लोग बिगिनिंग के क्वेश्चन ही यहाँ पर सबसे पहले सीरीज में डालेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सीरीज होंगी, इसकी फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज एंड थर्ड सीरीज, ठीक है। फर्स्ट सीरीज में हम लोग बिगिनिंग करेंगे, सेकंड सीरीज में हम लोग मीडियम MCQs रखेंगे एंड थर्ड सीरीज में हम ऑल द हार्ड लेवल क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सीरीज है हमारे पास इन विच फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो यूनिट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है? क्या वो जूल्स है, क्या वो न्यूटन है, या वो वॉट है, या वो पास्कल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग अपने करेक्ट आंसर को देखें, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? करेक्ट आंसर इज न्यूटन। बट व्हाई न्यूटन? बिकॉज जो न्यूटन है, अब यहाँ पर जो मैं रेड से लिखूंगी दैट विल बी आवर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो अपने पास जो है वो अपनी कॉपी उठा लीजिए, उसमें क्वेश्चंस लिखिए, आर्ग्यूमेंट्स भी साथ साथ जो है आप जो है उसमें स्टिकी नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सो न्यूटन हमारे पास जो है वो क्या है? यूनिट है फॉर फोर्स, क्योंकि फोर्स को मेजर किस चीज़ में किया जाता है? उसको हम लोग मेजर करते हैं फॉर सी फोर्स इज मेजर इन न्यूटन, न्यूटन एन, ठीक है। कैपिटल एन से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। और इसकी अगर हम लोग जो है डिफाइन देखें तो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 kg मास बाय 1 मास पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। So this is our argument for the Newton.
सो फर्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, विच इज न्यूटन। नाउ नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। Which law state that for every action there is equal and the opposite reaction, जो कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूटन का पढ़ चुके हैं। आई थिंक नाइन क्लास से हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन 3 ला, ठीक है, फर्स्ट ला, सेकंड ला एंड थर्ड ला। लेकिन अगर हमें याद ही नहीं होगा कि फर्स्ट ला क्या है, सेकंड ला क्या है, थर्ड ला क्या है, सो कंफ्यूजन जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमें सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन याद करनी होगी फॉर फर्स्ट ला, सेकंड ला एंड थर्ड ला, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। और अगर आपको याद हो तो न्यूटन थर्ड ला की डेफिनेशन क्या थी, वो थी न्यूटन थर्ड ला ऑफ मोशन स्टेट दैट फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो हमारे पास आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज हमारा आंसर डी। एंड अगर आप बीच में देखिए लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी यहाँ पर आ चुका है, यानी कि हमारे पास पॉसिबिलिटी तो फिर ये भी हो सकती है, इसीलिए हमें इसकी डेफिनेशन भी जो है वो याद करनी चाहिए। दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट MCQs, ठीक है ना। तो आपने ये चारों की चारों डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लेनी है। दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें हम लोग ने न्यूटन थर्ड लॉ इज द करेक्ट, जो कि मैंने यहाँ पर सर्कल किया हुआ है, तो करेक्ट के लिए मैं यहाँ पर हमेशा सर्कल करूँगी। तो थर्ड है हमारे पास लॉ जो बोलता है कि हर एक्शन के लिए हमारे पास एक ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। जैसे सबसे हमने जो मिसाल दी थी वो किस चीज़ की थी, बॉल की थी, कि आप जितना ज़ोर से उसको दीवार पे मारेंगे वो वापस उतने ही ज़ोर से आएगी, ठीक है। सो नाउ ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आ गए हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें बोला गया है अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम 0 to 60 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, हमें बोला गया कि कार जो एक्सेलरेट कर रही है 0 to 60 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, ठीक है। इन कितने सेकंड्स में, टाइम दिया गया है 10 सेकंड्स, ठीक है। तो हमें दो वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट दिया गया है, ठीक है ना, यानी वेलोसिटी दी गई है यहाँ पर हमारे पास, एंड साथ में हमारे पास टाइम है, ठीक है। सो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड देन वी विल नो कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखें तो वो क्या है, वो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे फिर पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पर ज़रा हेडिंग डाल देती हूँ, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। सो अगर हम एक एक्सेलरेशन को देखें, स्मॉल ए से जो है वो डिनोट होता है, जिसका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी v, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारे पास v क्या है, v है 0 और 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को देखें तो चेंज इन वेलोसिटी हमें क्या बोलते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल को v एफ से यूज़ हम लोग करते हैं, डिनोट करते हैं, इनिशियल को वी आई से जो है हम डिनोट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखिए इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 है, सो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी होगा 0 माइनस, ये हो जाएगा हमारे, नहीं, फाइनल वेलोसिटी पहले लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी 60 जो है मीटर पर सेकेंड, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल वेलोसिटी हो जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 60 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम की अगर बात करें तो हमें टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 सेकेंड्स, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट दिस, तो हमारे पास जो है ए क्या आ जाएगा 6/10, हमारे पास कैलकुलेटर जो है वो यहाँ पर है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं आप, और अगर कैलकुलेटर आपके टेस्ट में अलाउ नहीं है सो यू कैन कैलकुलेट इज एज इट इज़। तो 6/10 हमारे पास जो है वो क्या आएगा, वो आएगा, सॉरी 60, हम 6 कर रहे हैं, दिस इज अ 60, यहाँ पर हमने 60 वैल्यू निकाली है। तो 60/10 हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो s है ये भी यहाँ पर चला जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। यूनिट देखें, सारों का यूनिट जो है वो हमारे पास सेम है, यानी एक्सेलरेशन का ही यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपको एक्सेलरेशन का यूनिट भी याद होना चाहिए, विच इज
अब ये देखें, इधर ही से कौन एमसीक्यूज बन गया है, एक्सेलरेशन का यूनिट भी तो आ सकते हैं ना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो दिस इज द मास जो है क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो हमने वैल्यू क्या निकाली, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अवर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सेलरेशन। तो होप कि एक्सप्लेनेशन से सब कुछ समझ आ गया होगा आपको। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 4 विच इज इफ एन क्या कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, याद रखिएगा वेलोसिटी हमें कांस्टेंट दी गई है, What is the net force acting on it? अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट मीन्स चेंज ना होना, यानी उसकी वेलोसिटी हमारे पास चेंज नहीं हो रही। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब उसका कौन सा ऐसा फोर्स है जो उस पर एक्ट करेगा फिर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं विच आर वेरी कंफ्यूजिंग, जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, क्या वो नेट फोर्स ग्रेटर देन जीरो होगा, क्या वो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होगा, क्या वो नेट फोर्स लेस देन जीरो होगा, या वो नेट फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के मास पर, कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसका मास कितना है, एंड देन वी विल डिसाइड कि हमारे पास कौन सा नेट फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो आपके ख्याल में इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ग्रेटर देन भी आ सकता है, इक्वल टू भी आ सकता है, लेस देन भी आ सकता है, डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट मास नहीं आ सकते, बिकॉज हम लोग मास के ऑब्जेक्ट पे जो है वो नेट फोर्स नहीं देखते जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो फिर हम किस पे देखते हैं, लेट्स सी अबाउट दैट। देखें ग्रेटर देन जीरो कब होगा, देखें कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो क्या वो ग्रेटर देन जीरो होगा, नहीं। जब एक बॉडी जो है वो मूव करती है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करता है मूविंग, तो उसमें वेलोसिटी नहीं होती, ठीक है ना, विदाउट वो उसके पास नो वेलोसिटी, उसके पास वेलोसिटी नहीं होती। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो क्या उसके पास एक्सेलरेशन होगी, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन में लिख देते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन there is no acceleration। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम लोग को हमारा ऑब्जेक्ट जो है विद कांस्टेंट वेलोसिटी स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होता, तो हिंस हमारे पास आंसर क्या होगा, हिंस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज क्या, जीरो। तो वो जो नेट फोर्स होगा वो क्या करेगा, वो जीरो एक्ट करेगा यहाँ पर हमारे पास। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। तो इस एक्सप्लेनेशन से आपको क्या लगा कि कौन सा एमसीक्यूज करेक्ट है, एमसीक्यूज जो बी है वो करेक्ट है, इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स हमारे पास इक्वल टू जीरो जो है वो एक्ट करेगा। जब हमारे पास, याद रखिएगा, कंडीशन बॉडी की अलग अलग होगी है, तो उसी पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है नेट फोर्स कौन सा होगा। अब यहाँ पर हमें बोला गया था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, इसीलिए इक्वल टू जीरो हमारे पास नेट फोर्स देगा। अगर यहाँ पर हमें कोई खास वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी दी जाए तो हमारे पास यहाँ पर जो हम लोग चूज कर रहे हैं हमारे ऑप्शंस, दैट विल बी द चेंज। तो हम बार बार कह रही हूँ कि जब भी आप जो है क्वेश्चन पढ़ें तो स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, इक्वल टू जीरो नेट वेलोसिटी होती है हमारे पास जब कांस्टेंट हमारी बॉडी पे जीरो होता है, सॉरी कांस्टेंट जब वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है बॉडी की, तो हमारे पास जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, वो इक्वल टू जीरो होता है। नाउ चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सो हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 5 एंड अगर यहाँ पर देखें तो हमें जो है स्टेटमेंट एक डेफिनेशन के तौर पे दी गई है, जिसमें हमें बोला गया है दैट ग्रेविटेशनल फोर्स between masses in the universal proportional to the square of the distance between them is known as।
अब यहाँ पर डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन के तौर पे हमें जो क्वेश्चन गिवन है, देखते हैं ये बोल क्या रहा है और हमसे मांग क्या रहा है। देखें, सबसे पहले हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिटवीन, अब हमारे पास जो है क्या है, मास ऑफ द यूनिवर्सल, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज नॉन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एंड कूलम्स लॉ। अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल इज द करेक्ट आंसर। बट व्हाई? क्योंकि हम लोग को, जैसे कि मैंने कहा, डेफिनेशंस हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर डेफिनेशन हमें याद नहीं होगी तो हमें ऐसे नाम में जो है वो प्रॉब्लम होगी। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ तो नहीं है, न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं है, वी नो इज डेफिनेशन, ठीक है। अब कूलम और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल में ही कोई लॉ हो सकता है, ठीक है। तो कूलम लॉ की भी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। एंड देखें, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेसिक पता होनी चाहिए, जैसे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, जो कि मैं पिछली बार आपको बता चुकी हूँ, एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड कूलम्स लॉ, ये आपको ऑन फिंगर टिप्स याद होनी चाहिए, ठीक है। फिंगर टिप्स जैसे हमें अपने दोस्तों के नाम याद होते हैं ना, कि क्या नाम है, हरम, हेमा, सिद्रा, बसमीन और साथ में जो है सायरा वगैरह वगैरह, सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं तो उनके मुझे टिप नेम पे याद है ना, भूलती थोड़ी ना उनके नाम। तो इसी तरह से हमें फ्रेंड्स के नाम जैसे पक्के पक्के याद होते हैं, जैसे भाई बहनों के नाम पक्के पक्के याद होते हैं, तो उसी तरह से जो है हमें क्या करना है, हमें सारे के सारे इन लॉज को भी पक्का पक्का याद कर लेना है ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करें। अब मैंने थर्ड ऑप्शन क्यों लगाया है ये भी बात कर लेते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। अच्छा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल अगर हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाए तो ये हमें क्या बोलता है, ठीक है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज के नीचे जो मैंने ऑप्शंस लिखे हैं इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन थोड़ी बड़ी है तो मुझे पूरी जगह चाहिए और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे मैं उसको नहीं हटा रही, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, मैं यूनिवर्सल पहले बोल देती हूँ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, हमारे पास जो है इसका स्टेट हमें याद होना चाहिए कि ये स्टेट किस चीज़ को करता है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ न्यूटन लॉ ऑफ, ठीक है, ये भी हमारे पास न्यूटन का ही लॉ है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूटन का ये लॉ है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, जो कि हमें बोलता है कि इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, द ग्रेविटेशनल, यहाँ पे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को GF लिखूंगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी F बिटवीन टू मासेस, अब उधर मासेस लिखा है, ठीक है, यानी दो या दो से ज़्यादा मास की बात हो रही है तो हम यहाँ पर दो मास की बात कर लेंगे, यानी मास 1 एंड मास 2, ठीक है, इज गिवन बाय F इक्वल टू G, जो हमारे पास ग्रेविटी है, ठीक है, ऑफ M1 M2 डिवाइड R स्क्वेयर, यानी रेडियस का जो है हमारे पास, यानी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास स्क्वायर देगी। यहाँ पर क्या बोला गया है, स्क्वायर डिस्टेंस। सो हमें जो है लॉ भी याद होना चाहिए, उसका हमें मैथमेटिकल फॉर्म भी याद होना चाहिए। तो जो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल है उसका हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या है ये, और इसी से ये डेफिनेशन बनी है। क्या बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये रहा बिटवीन मासेस इन द यूनिवर्सल मासेस, ये रहा दो मासेस, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच में जो है हमारे पास क्या है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है इन दोनों मासेस के दरमियान, यानी एक इधर है तो एक इधर है, जिसमें हमारे पास r स्क्वायर आता है, डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो दिस इज अवर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। होप कि सबका एक्सप्लेनेशन अच्छे से याद हो। आर्ग्यूमेंट्स अगर आपके जो हैं वो फैक्ट पे होंगे तो आपका MCQs ऑफ कोर्स करेक्ट होगा। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द मोस्ट बेसिक ऑफ क्या फिजिक्स। What is the following or which of the following is scalar quantity। तो हमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले जो है मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज जो है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, सो अगर यहाँ पर मैं इसकी जो है स्मॉल सी डेफिनेशन लिखूँ तो वो मैं क्या लिख सकती हूँ, वो मैं लिख सकती हूँ कि स्केलर हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड वेक्टर हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं और कंपेयर करते हैं कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी जो है कंफर्मेशन करेंगे विच स्केलर है विच इज क्या वेक्टर। तो अगर हम वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी के पास जो होती है वो हमारे पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो दिस इज द वेक्टर। एक्सेलरेशन के पास अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन के पास जो होती है वो डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट के पास भी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। और अगर हम स्पीड की बात करें तो ये इसमें हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और इसमें डायरेक्शन नहीं होता, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखें स्पीड, अगर हम देखें तो स्पीड तो हम कहीं भी जा सकते हैं ना, कोई डायरेक्शन तो खास नहीं है ना कि भाई स्पीड में हम सिर्फ सीधे ही जा सकते हैं या फिर सिर्फ लेफ्ट साइड पे जा सकते हैं, दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने सारी क्वांटिटीज़ का बता दिया। नाउ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमारे पास सिर्फ क्या है, स्पीड है इसमें, सो स्पीड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखें आप ऐसे ही करके अपना एमसीक्यूज जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने एमसीक्यूज के 2 मार्क्स जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। सही है, तो अच्छे से आपने सोचना है, डेफिनेशन पे ध्यान देना है और उसके बाद एक करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेना है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो हम 7 क्वेश्चन पर आ गए हैं। अगर यहाँ पर देखें तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू। अगर रेट ऑफ चेंज जो होगा मोमेंटम में होगा तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, फोर्स के या फिर वर्क के या फिर एनर्जी के या फिर पावर के। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास और अगर हम किसी एक को भी देखें तो फिट बैठते हैं हर कोई। ठीक है ना, कि चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स और वर्क, एनर्जी, पावर, बट वी हैव a confirm arguments, we need confirm arguments, we need specific facts कि किस चीज़ के इक्वल है। उसके लिए हमें एक डेफिनेशन को रिकॉल करना होगा। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन को देखें तो हमें याद करनी है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हमने याद करना है, रिकॉल करना है। अगर आपके पास बैलेंस हो तो कॉल कर लीजिए कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ वही बताएं आप किस चीज़ को स्टेट करते हैं, वरना तो आपको ये याद ही करना होगा। ठीक है ना, तो अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो ये बहुत खतरनाक बात है भाई, बैलेंस होना चाहिए। सही है, बैलेंस मतलब आपके माइंड में होना चाहिए कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या हमें स्टेट करता है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ स्टेट करता है कि द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द नेट फोर्स अप्लाइड टू इट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is equal to the net force applied to it। अगर आप इसको देखें तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द नेट फोर्स अप्लाइड टू इट।
तो यहाँ पर नेट फोर्स की बात की गई है कि जब चेंज ऑफ मोमेंटम होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, वो जो हमने नेट फोर्स उस पर अप्लाई किया है उसके। तो वो जो नेट फोर्स है, दिस इज अवर आंसर जो कि है ऑप्शन ए, द फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। होप के आप सबको ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये सब नोट डाउन कर रहे होंगे, बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट फॉर योर जो है आंसर, करेक्ट आंसर। तो अगेन हमने 2 मार्क्स जो है वो यहाँ पर गेन कर लिए हैं। चलिए चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। यहाँ पर जो है हमें बोला गया है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 2 kg ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास जो है वेट कितना है, वेट है हमारे पास 2 kg, स्पीड है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी जिसकी बात हो रही है उसकी हमें जो है वो जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्म पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के ई लिख सकते हैं, ठीक है ना, डिनोट कर सकते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी को। मैं भी डिनोट करूँगी बिकॉज मुझे भी ज़्यादा थ्योरी लिखना नहीं पसंद, बट अब ईटा का जो है वो सीरीज़ चल रही है तो मुझे थ्योरी यहाँ पर लिखनी पड़ रही है। मुझे कंप्यूटराइज जो है वो चीज़ करना ज़्यादा नहीं पसंद, ठीक है ना। कंप्यूटराइज ज़्यादातर लोगों को जो है जब हम लोग कंप्यूटर पे पढ़ाते हैं तो उनको समझ नहीं आती, तो इसीलिए मुझे भी कंप्यूटर पर पढ़ाना भी नहीं पसंद। उसमें फीलिंग कुछ खास ही अच्छी नहीं आती, ठीक है ना, उसमें फील नहीं आता ना कि कुछ पढ़ा रहे हैं, मतलब लेक्चर दे रहे हैं। मुझे बोर्ड पे ही फीलिंग आती है पढ़ाने की, तो मैं बोर्ड पे ही पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। इसीलिए मुझे ज़्यादा मेहनत से देखे लिखना भी पड़ रहा है। तो अगर वीडियो जो होती है वो 1 घंटे की होती है तो टाइम जो है वो 2 घंटे लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए वीडियो को फुल देखिएगा, ये बहुत हेल्प करेगी आपको। एंड साथ ही लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस चीज़ की इक्वल होती है, वो होती है 1/2 मास वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। और वो मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, मास और साथ में स्पीड का जो है वो हमारे पास v होता है, और हमारे पास साथ में क्या होता है जो है हम क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर होता है v के ऊपर। तो या तो हम यहाँ पर वेलोसिटी का लिख सकते हैं या तो हम स्पीड को यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग चीज़ हम लोग ले सकते हैं, सही है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी हमें नहीं गिवन बट हमें स्पीड गिवन है, जो कि हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 3 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे यहाँ पे। अगर हम देखें तो 1/2 इज़ द कांस्टेंट टर्म। मास हमारे पास कितना है, मास है 2 kg, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 kg। एंड हमारे पास वेलोसिटी यहाँ पर जो है स्पीड को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज़ 3 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 2/2, दिस विल बी 1 kg, 1 kg विद 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हो गया ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो गया हमारे पास 9 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हम इसको लिख सकते हैं 9 जूल्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जो है यूनिट क्या होता है, वो जूल्स होता है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर आपको कोई और यूनिट दे दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल तो ये हम लोग जो है बिगिनिंग कर रहे हैं तो इसलिए मैंने सारे यूनिट्स जो है वो सेम रखे हैं। नेक्स्ट टाइम जो है मेरे यूनिट्स चेंज होंगे तो आपको हर यूनिट, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी का क्या होता है, ये सारे जो यूनिट्स हैं आपको याद रखने होंगे, ओके। तो हमारे पास 9 जूल्स है, तो 9 जूल्स मनी सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे पास आज का जो आंसर है वो क्या है, सी है, जो कि 9 जूल्स है, जिसको हमने यहाँ पर पूरे का पूरा सॉल्व किया है। देन वी गेट 9 जूल्स। सो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो होगी 9 जूल्स। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो नाउ हम आ गए हैं विथ क्वेश्चन नंबर 9। एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें क्या बोला गया है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डैश। मतलब अगर हम लोग टाइम पीरियड किसी भी सिंपल पेंडुलम का देखें विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ इट्स डैश, मतलब हमें सबसे पहले टाइम जो है वो सिंपल पेंडुलम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
सो होप कि जो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा है आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलिए विद एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट्स। अगर हम टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का देखें तो वो क्या होता है। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से जो है वो डिनोट करते हैं और इसका जर्नल जो है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है हमारे पास 2 पाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी, यानी ग्रेविटी। एल हमारे पास लेंथ होता है, जी जो होता है वो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ठीक है, सो आप ये नहीं बोल दीजिएगा कि सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो हमारे पास टाइम पीरियड होगा वो हमारे पास सिंपल पेंडुलम का किस चीज़ के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। उसमें हम लोग जो है वो ग्रेविटी को आंसर नहीं लगाएंगे। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा लेंथ। ठीक है, आप बोलेंगे ऐसा क्यों है, बिकॉज ग्रेविटी जो होती है वो हमारे पास ऑफकोर्स जब हम लोग टाइम की सिंपल पेंडुलम की बात करें ग्रेविटी इज द आंसर। बट अगर हम लोग जो है ग्रेविटी को देखें वो ये तो हमारे पास कांस्टेंट होती है, बट ये जो लेंथ होती है ये हमारे पास जो है यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होती है, चेंज होती रहती है। ग्रेविटी तो चेंज नहीं होती ना, बट जो लेंथ है वो हमारे पास किसी भी कोई भी लेंथ हो सकती है। तो यहाँ पर जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द लेंथ, नॉट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, इसमें और इसमें जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि इन दोनों में से क्या हो सकता है। और अगर आपके पास ऐसा हो कि आपको चॉइस में लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हो एंड जो है आपको बाकी अलग अलग ऑप्शन दिए गए हो, तो आप इन दोनों को फिर जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों ही हमारे पास स्क्वायर रूट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर आर्ग्यूमेंट। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सुनाओ, अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो हमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। तो यानी एफ की बात हो रही है, फ्री फॉल की यहाँ पर बात हो रही है। यानी यहाँ पर एफ हम लोग फ्रेंड्स फॉर एवर को नहीं बोलते, एफ हम फ्री फॉल को बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में भी हमने अपने ही शॉर्टकट्स बनाए हुए। ठीक है, सो यहाँ पर हमें बोलते हैं 4 ऑप्शंस हैं, वी हैव टू नो व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल, इट्स एक्सेलरेशन इंक्रीज, its velocity remain constant, its acceleration is constant and its potential energy is increased। ठीक है, लेट्स सी कि यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, यानी इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बट व्हाई, अगर हम लोग फ्री फॉल को देखें तो अगर मैं एक्सप्लेनेशन की यहाँ पर बात करूँ तो अगर मैं फ्री फॉल को देखूँ तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ड्यू टू ग्रेविटी उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इन फ्री फॉल इन एफ द ऑब्जेक्ट acceleration due to gravity and this acceleration accelerate due to its gravity and this acceleration जो कि अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली होगी वो हमारे पास, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लिख दूँ तो अप्रोक्सीमेटली वो क्या होगी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, जो कि हमारे पास क्या करेगी, अर्थ से आएगी, ऑन अर्थ। ठीक है, ऑन अर्थ, और वो क्या होगी, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। तो अगर आपको स्टेटमेंट याद होगी तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब एक बॉडी जो है इन फ्री फॉल में एक्सेलरेट करेगी ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी जो एक्सेलरेशन होगी ऑन अर्थ वो क्या होगी 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, तो हमारा जो कांस्टेंट है वो रिमेन रहेगा। ठीक है, तो मतलब एक्सेलरेशन जो है वो रिमेन रहेगा कांस्टेंट। तो होप कि सबको समझ आ गई होगी जिस आर्ग्यूमेंट्स को अपने पास लिखेंगे तो आपको जो है जब भी आप कोई ऐसी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको जो है आपका
जो दिमाग है वो बेल करेगा, ओ माय गॉड ये तो हमने पढ़ा था और इसकी स्टेटमेंट थी, इसका ये आंसर था। तो इस तरह से जो है वो फिर जो है हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास हर स्टेटमेंट को लिखिएगा। अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं भी पता होगा तो आपको जो स्टेटमेंट है वो ज़रूर रिकॉल होगी और स्टेटमेंट से ही आप अपना आंसर तलाश कर सकते हैं, ठीक है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पर। और अगर देखिए हमने जो डेफिनेशंस 9-10 में याद की थी वो हम कितना रट्टा मारते थे, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। सो अगर हमें mgh का ज़्यादा पता भी नहीं होता था ना कि mgh कहाँ है कैसा होता है, लेकिन हम लोग को ये रट्टा ज़रूर था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। तो फिर हमें बाद में जो है वो हम लोग मतलब हम लोग तो इतने पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते थे तब के टाइम ना। साल के स्टार्टिंग में तो कोई इतना नहीं पढ़ता था, तो हम लोग ना बस ऐसे रट्टे लगा रहे होते थे डेफिनेशंस के। हमारी जो है प्रोफेसर थी, जब हम लोग बीएड्स में थे, तो वो हमें बोलती थी कि आपको डेफिनेशंस फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। वो ऐसा ऐसा करती थी फिंगर टिप्स पे। हम तो बोले ये कौन सी डेफिनेशन होती है जो यहाँ पर पड़ी होती है, ठीक है। अब हमें पता चला कि वही डेफिनेशंस होती है जो कि इम्पॉर्टेंट होती है, हमें उसको हमेशा फिंगर टिप्स पे रखना चाहिए, ताकि जब भी हम लोग को चाहिए हो तो हम लोग उसको बस ऐसे फिंगर टच करके निकाल लें, हमें ज़्यादा इधर उधर ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, यानी mgh, मास, हाइट और ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें गिवन है व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 5 kg ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट की जो है वो 5 kg मास दिया गया है एंड व्हाट इज राइज टू द हाइट 10 मीटर। वो जो मास है वो कितने मीटर के लिए जो है हाइट पे जा रहा है, वो 10 मीटर्स पे हाइट पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपने ग्रेविटी जो है वो 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को टेक करना है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है हमें ग्रेविटी का ऐसे दिया होता है और ज़्यादातर नहीं दिया होता तो भी हमें पता होना चाहिए ग्रेविटी की वैल्यू 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह से उस दिन मेरे स्टूडेंट जो है फिज़िक्स का प्रॉब्लम कुछ मुझसे पूछ रहा था। फिज़िक्स की क्लास में नहीं लेती, लेकिन वो एज इट इज़ ना मतलब मुझसे प्रॉब्लम पूछ रहा था कि मैम क्या मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो क्लास में टाइम से मैं बोला ठीक है बताओ मुझे। तो कुछ ऐसे ग्रेविटी को पूछ रहा था, तो कहते हैं मैम उसमें क्वेश्चन में ग्रेविटी बताइए, इसमें नहीं बताई ना। तो स्टार्टिंग उसका 9 था, तो मैंने बोला कि बेटा इसलिए क्योंकि कभी कभी हमें बता देते हैं कि हाँ 8.9 ग्रेविटी है, बट अगर आपको जी की वैल्यू नहीं दी तो जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती, तो आपको ये याद रखनी है। तो इसी तरह हमने भी याद रखनी है। असल में ऐसा होता है कि कभी कभी हमें एक चीज़ याद होती है लेकिन हम मेन टाइम पे वो चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है। तो मेन टाइम पे आपको ये चीज़ नहीं भूलनी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ग्रेविटी की जो है वो जो है पॉइंट याद है कि हाँ ग्रेविटी की वैल्यू ये है, लेकिन बार बार फिर भी उसको रिवाइज करें, ठीक है ना। मेन टाइम में ऐसा ना हो कि आप बोले याद है आप रिवाइज ही ना करें और फिर आपसे भूल जाए, ठीक है। फिर वहाँ पर आपको ग्रेविटी की वैल्यू तो कोई बताने से रहा, तो इसीलिए, और ना ही कैलकुलेटर आपको बताएगा। तो और ये ऐसी चीज़ जो है वो टेस्ट में अलाउ भी नहीं होती ज़्यादातर कैलकुलेटर वगैरह, तो आपको इसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी? जी इज इक्वल टू 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, जैसे कि मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे इसकी वैल्यूज़ को और डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी PE से होती है, काइनेटिक एनर्जी KE से होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। m क्या है? मास 5 kg, ठीक है। हमारे पास g क्या है? 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हाइट क्या है? हाइट है हमारे पास 10 मीटर्स, ठीक है। इन सब को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 5 8.9 मल्टीप्लाई 10, हमारे पास वैल्यू आएगी 490। और फिर हमारे पास मास स्क्वायर है, मतलब kg मास स्क्वायर पर सेकेंड, मास स्क्वायर, और हमारे पास जो है वो क्या है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये बनता है जूल्स। तो 490 जूल्स है हमारे पास, 490 जूल्स, यानी फर्स्ट जो है हमारा MCQ इज करेक्ट, यानी हमने 2 मार्क्स अगेन गेन कर लिए इसके भी, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बार बार मैं बोल रही हूँ। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो नाउ हम लोग आ गए विद क्वेश्चन नंबर 12 एंड अगर यहाँ पर देखें, विच
physical quantity is represented by the area under a velocity time graph। तो अगर आपको सारे ग्राफ जो है 9-10 के याद होंगे तो आपको पता होगा कि हमने ग्राफ जो है वो पहले भी पढ़ लिए थे, ठीक है। जिसमें करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा ऐसा ग्राफ है जो हमारे पास जो है एरिया अंडर ऑफ टाइम वेलोसिटी जो है वो ग्राफ बनाता है, वो है हमारे पास द ग्रेट डिस्प्लेसमेंट। किस तरह से हमारे पास जो है वो ग्राफ बनाता है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर होती है हमारे पास वेलोसिटी एंड यहाँ पर होता है हमारे पास टाइम, एंड ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है। सो हमारे पास टाइम वेलोसिटी ग्राफ कौन सा होता है, वो डिस्प्लेसमेंट का होता है, ठीक है। दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ फिजिक्स जो है हम काफ़ी दफ़ा पढ़ते हैं। बाकी अगर हम लोग देखें एक्सेलरेशन हमारे पास दूसरी चीज़ का ग्राफ बनाता है, फोर्स, स्पीड, ठीक है, इनके जो है वो चीज़ें अलग होती हैं। तो टाइम वेलोसिटी का ग्राफ कौन सा रिप्रेजेंट करता है, वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। हमें बोला जा रहा है कि अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, यानी हमें फर्स्ट वैल्यू 50 हर्ट्ज दी गई है फ्रीक्वेंसी, एंड जो वेव लेंथ है वो हमारे पास 6 मीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। हमें वेव की स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास, एंड हम लोग कोई भी ऑप्शन पे तुक्का नहीं लगा सकते बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, एंड दिस इज़ द कैलकुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट इट। सो यहाँ पर अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो हमारे पास वेव स्पीड की जो है, हमें वेव स्पीड फाइंड करनी है। तो हमें वेव स्पीड का क्या होना चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्म याद होना चाहिए। तो वेव स्पीड हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले तो इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे हम लोग इसकी वैल्यू, चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, वो है 50, और लैम्डा हमें यहाँ पर जो वेव लेंथ होती है उसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेव लेंथ क्या होती है, लैम्डा होती है, ठीक है। दिस इज द लैम्डा एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी यानी f, ठीक है। सो चलिए इसमें जो है वैल्यूज को पुट कर देंगे। v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। और अगर वेव लेंथ को देखें तो वो क्या है, 6 मीटर्स है। 50 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 300, और 300 क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेव स्पीड। हर्ट्ज और मीटर को मिलाएंगे तो मीटर पर सेकेंड बनेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 300 मीटर पर सेकेंड इज द वेव स्पीड ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड द लेंथ इज 6 मीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं आप। सो नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं, विच इज़ आई थिंक इंटरेस्टेड क्वेश्चन। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। मतलब पावर की यूनिट जो है वो क्या होती है, हमारे पास 3 होते हैं जो कि हमें जो है फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें तो सबसे पहले वहीं पे चलेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि जा रहे हैं ना हम इसीलिए मतलब देखिए बात होती है बीच में। अच्छा हम लोग क्या करें, अगर हम लोग पावर की जो है डेफिनेशन को देखें तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और उसका यूनिट क्या होता है, वो उसका यूनिट वॉट होता है। अच्छा, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और उसका जो है वो यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है उसका, एक होता है कैपिटल W जिसको हम लोग वॉट बोलते हैं, और जो दूसरा होता है वो होता है जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। और थर्ड वन क्या होता है, वो होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर हम लोग चले एनर्जी की तरफ, ठीक है, तो हमारे पास जो है एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हमारे पास, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है जूल्स, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास क्या है, हमने वॉट की बात की कि वो पावर ऑफ यूनिट है, तो ये पावर का यूनिट है। जॉल्स भी पावर का यूनिट है, ये रहा जॉल्स पर सेकेंड, एंड न्यूटन पर सेकेंड ये भी हमारे पास पावर का यूनिट है। और अगर हम जॉल्स को देखें वो पावर का यूनिट नहीं है, वो क्या है, वो हमारे पास एनर्जी
एनर्जी का जो है वो यूनिट है, ठीक है। सो हमें क्या बोला गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। सो जूल्स इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, तो करेक्ट आंसर क्या है, वो है हमारे पास जूल्स। तो देखिए एक एमसीक्यूज में आपके 4 एमसीक्यूज कवर हो गए, 4 नहीं 5। किस तरह से, अब देखें पावर का यूनिट कौन कौन सा है, वॉट है, जूल्स पर सेकेंड है, न्यूटन पर सेकेंड है, ठीक है। और एनर्जी का यूनिट क्या है, वो जूल्स है। नाउ ये हो गए 4 एमसीक्यूज। अब 5वां कि विच इज द यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ पावर यूनिट। तो ये वाला पावर यूनिट नहीं है, हमें पता चल गया। देखें हमें एक क्वेश्चन से इतने ज़्यादा जो है वो हम लोग क्वेश्चंस खुद भी बना सकते हैं एंड साथ ही हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास ये वाली जो है वो आ गई है, इन्फॉर्मेशन आ गई है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो नाउ हमें बोलते हैं कि इफ़ द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल व्हाट हैपन टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग एक फोर्स जो है ऑब्जेक्ट का वो डबल करते हैं तो उसके एक्सेलरेशन के साथ क्या चीज़ होगी। और यहाँ पर मास जो है वो हमें बोला गया है कि मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलग से मेंशन हुआ है कि मास इज रिमेन, ठीक है। ये एक कंडीशन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द कंडीशन। सो कंडीशन के लिहाज से जो है हम क्या करेंगे, आंसर बताएंगे। अब कंडीशन है कि मास रिमेन कांस्टेंट है। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस को देख लें, यहाँ पर ऑप्शन जो है काफ़ी यूनिक से हैं, यहाँ पर वर्ड्स जो है अच्छे अच्छे यूज़ हो रहे हैं। जैसे इट रिमेन द सेम, चलिए ये तो नॉर्मल है। इट इज हैव, हैव का मतलब होता है हाफ, ठीक है। एंड इट इज डबल, डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स। और थर्ड है इट इज क्वाड्रिपल्ड यानी 4 टाइम्स, ठीक है। क्वाड्रिपल कॉर्ड, अब देखिए कॉर्डेट से बना है, कॉर्डेट कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्वाड्रिपल्ड, क्वाड्रिपल यानी 4 टाइम्स, ठीक है। यानी कॉर्डेट जो होते हैं, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो 4 होते हैं ना, तो जरी सा है, ठीक है। तो इसको तो हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है रिमेन सेम, हाफ, 2 टाइम्स और 4 टाइम्स। तो देखिए अब आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए, उन्होंने लिखा थोड़ी होगा कि हैव का मतलब हाफ होता है। सो अगर हम न्यू न्यू चीज़ें देख रहे हैं ना तो इसको अपने पास जो है वो नोट डाउन करें, ठीक है। एंड डबल का मतलब डबल ही होता है, क्वाड्रिपल का मतलब होता है 4 टाइम्स। अब अगर मैं आपको ये नहीं बताती तो आप में से किस किस को पता था कि इसका क्या मतलब होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्वेश्चन नंबर 15 में हमें पता था कि हैव का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिपल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मैं वेट करूंगी, देखते हैं किस किस को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला है कि अगर फोर्स जो है वो डबल हो जाए ऑब्जेक्ट का तो उसके एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा अगर उसका मास जो है वो कांस्टेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स कौन सा ला, सेकेंड ला के F इक्वल टू ma। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ यूज करेंगे। सेकेंड लॉ में क्या होता है, F इक्वल टू ma। इफ द फोर्स इज डबल तो मास भी डबल होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग फोर्स को डबल करेंगे यानी इस पे स्क्वायर लगेगा, ठीक है, तो इन पे भी स्क्वायर लगेगा, तो F स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर और a का जो है वो हमारे पास स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा, वो होगा डबल, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो देखिए इस तरह से हमने जो है सारे आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं अपने पास, नोट डाउन करने ताकि हमारे आर्ग्यूमेंट्स याद रहें, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।